तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी फॉर द सेशन 2026-27 हम लोग आज ऑफिशियली जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो आज जो है ऑलरेडी 8 अप्रैल हो चुकी है, बट मेरे को मटेरियल जो है वो रिवाइज करने में एंड उसको थोड़ा सा इस बारी और बेटर बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आज हम लोग आप लोग का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आज से जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, विच इज द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1, क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जो वीडियोस रहेंगी ये ना सिर्फ आपके 11th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसके अलावा नीट यूजी के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो उनके लिए भी वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, और आईसीएआर वगैरह जैसे अगर आपको कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ कि आप नए हैं, तो माय नेम इज भूमिका शर्मा। ठीक है, and I have been pursuing my masters and graduation both from Delhi University, and मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल के ऊपर बायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस एंड गाइडेंस साथ में प्रोवाइड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सिलेबस डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी काफी डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना। मैं आपको एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ किस बात का। आपकी जो यूनिट नंबर 1 है, मैं इसको एक काम करती हूँ ना, पिंक से लिख लेती हूँ। ठीक है, चलो, जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसका नाम क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये नाम है। एंड दिस यूनिट इज फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, थ्योरी एग्जाम्स में इस यूनिट की जो वेटेज है दैट इज 15 मार्क्स। अब इसके अंदर आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे? 4 चैप्टर्स, जिसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर, द बेसिक चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई नो बीच बीच में मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाती है, बट आप लोग को समझ में आ जाएगा, इतना तो मैं लिख दूंगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको। उसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम, एंड द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में चैप्टर्स को देखेंगे। ये जो वीडियोस रहेंगी इस बारी मैंने एक चीज जो इसमें की है, आपको थोड़ा सा डायग्राम्स इस बारी बेटर देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा पीडीएफ रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां से आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे, एंड ये बहुत ही प्यारा सा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपकी एनसीईआरटी भी इसके अंदर बहुत डिटेल में कवर हो जाएगी। ठीक है, एंड ये जो आपको फोटोज दिख रही है ना, इनमें अगर आप सिर्फ इन स्लाइड्स को भी पढ़ लोगे ना, आपको थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने डाल दी ताकि आप लोग को एनसीईआरटी को ना देखना पड़े बार बार। आप नोट्स पढ़ोगे, फिर आप एनसीईआरटी देखोगे, आपको लगेगा अरे यार ये सब तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ या कर चुका हूँ। ठीक है, चलो, अब क्योंकि आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये चैप्टर जो है वो मैक्सिमम 1 या फिर 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। अब लेट से इसको कितने वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई किया करूंगी कि वीडियोस छोटी रहे, ठीक है, कंसाइज वीडियोस रहे, बट आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम ही क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि इट हैज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, इट हैज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, लाइफ का मतलब क्या होता है? जिंदगी।
ठीक है। अब जो ये शब्द है, ठीक है, दिस वर्ड लाइफ होल्ड्स मेनी मीनिंग, ठीक है, डिफरेंट क्या है बेसिकली, हम लोग इसके डिफरेंट रेफरेंसेस के अंदर इसके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट निकल के आते हैं। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें बोला जाता है कि दिस क्वेश्चन व्हाट इज लाइफ, इट हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि क्या क्या इससे इम्प्लाई हो सकता है। फर्स्ट कैन बी द टेक्निकल वन। अब टेक्निकल वन क्या बोलता है, इट सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज ओपोज टू नॉन लिविंग, ठीक है, यानी कि हम लोग किसी तरीके से क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर, ठीक है। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो किस बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इस पर्टिकुलर जो है किसी भी चीज को हम लोग लिविंग कहेंगे एंड इसको हम लोग नॉन लिविंग कैटेगरी में जो है बेसिकली प्लेस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्निकल वन, द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन, ठीक है, फिलोसफिकल वन है इट सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, वी आर नॉट स्टडिंग फिलोसफी। तो हम लोग जो डील करेंगे वो हम लोग ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डील करने का कोशिश करेंगे या उसके अराउंड जो है अपनी स्टडीज को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। As scientists, we shall not attempt answering the second question. We'll try to reflect on what is living. अब आप लोग ऑफिशियली जो है वो 11th में आ गए, आपने पीसीबी ले लिया है, दैट मीन्स आपने साइंस ले लिया है, ठीक है। अब आप साइंस स्टूडेंट है तो आप लोग ये फिलोसफिकल बातें अभी नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्ट करने का जो है ट्राई करेंगे। अब जो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब अगर मैं सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंज से, ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंज से। अच्छा एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, या तो मैं पीडीएफ या फिर पीपीटी, दोनों में से कौन सा टीचिंग आपको ज्यादा बेटर लगता है वो आप बता सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग क्या प्रेफर करेंगे, मैं आप लोग को साथ के साथ में जो है बेसिकली लिख के समझाऊं या फिर मैं पीपीटी फॉर्मेट में ही चलने दूं। ये क्या होता है ना, हैंड रिटन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, लाइक मैं लिखने बैठूंगी ना तो 20 मिनट की वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी, आई डोंट वांट दैट, ठीक है, मैं चाहती हूँ आपको नोट्स मिले, क्रिस्प कंसाइज नोट्स मिले, आप लोग उनको पढ़े, आपका काम हो जाए, ठीक है। सो इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ, बट फिर भी आप लोग अपने ओपिनियन जो है बेसिकली अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हो, ठीक है। सो डाइवर्सिटी का बेसिक सा मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल रही है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होते हैं, नहीं, ह्यूमंस के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर भी हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो प्लांट्स के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एनिमल्स के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, दैट मीन्स डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी कि हमको वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा बेटर वे में लिखूं तो हमको वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट वी सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, ठीक है, यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं, दे रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्पीशीज होती है। जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमंस है, ठीक है, वी आर होमो, अच्छा है रुको, अभी मैं आप लोग को रूल्स पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैंने इसको क्यों इरेज किया। वी आर होमो सेपियंस, ठीक है, तो वी आर ऑल्सो स्पीशीज, ठीक है, आई एम ऑल्सो अ स्पीशीज, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो हम लोग देखते हैं, दे रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, कितने डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज का जो नंबर है उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। देखो कितने एग्जिस्ट करते हैं उसका नंबर तो और भी ज्यादा है,
ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर है। बट वो स्पीशीज जो नोन है एंड जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, अब डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो नंबर, ठीक है, ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज जो है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। एंड इसका रेंज कितना है, इट रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, इट रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। ये बेसिकली कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? Nomenclature is the process of standardizing the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. देखो, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। मान लो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक प्लांट प्लांट की बात कर लेते हैं, या चलो एक वेजिटेबल की बात कर लेते हैं। लेट्स से हम लोग लेडी फिंगर की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेडी फिंगर की। लेडी फिंगर को हिंदी में क्या बोला जाता है? भिंडी। भिंडी इज माय फेवरेट वेजिटेबल। ठीक है, अब हम लोग उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में भिंडी बोल रहे हैं, इंग्लिश में उसको लेडी फिंगर बोला जाता है। हो सकता है कि किसी और कंट्री में इसको किसी और नाम से जाना जाता हो, या हो सकता है कि विद इन इंडिया भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट स्टेट के अंदर इस लेडी फिंगर को लेडी फिंगर ना जान के किसी और नाम से जाना जाता हो। ठीक है, अब मान लो कि मैं लेट से किसी और कंट्री में गई एंड उन्होंने मुझे भिंडी की सब्जी ही जो है वो सर्व करी, ठीक है, बट उसका नाम वहां पर कुछ और था, या मेन्यू में इसका नाम कुछ और था। तो आपको क्या लगता है कि मुझे पता चलेगा कि यार ये भिंडी है? आई विल नेवर गेट टू। इसलिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार नेम्स को तो स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो लेडी फिंगर है इसका एक स्टैंडर्ड नेम हो। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, इसका एक स्टैंडर्ड नेम हो कि यार ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, हो सकता है लेडी फिंगर को भिंडी बोला जा रहा हो, किसी और कंट्री में किसी और नाम से जाना जा रहा हो, बट वो वाला जो नेम होगा वो हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, वो वाला जो नेम होगा वो हर जगह पे सेम रहेगा। तो वो जो प्रोसेस था ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेम्स, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेम्स ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी है, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस स्पीशीज को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जो है वो जाना जाए। यानी कि अगर मैं 10 लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दूं, वो भिंडी के 10 नाम बोल रहे हैं, 10 के 10 जो है वो भिंडी का एक मेरे को बोटानिकल नेम जो है वो कॉमन दे, ताकि मुझे पता चल जाए, जैसे ही वो बोले मुझे पता चल जाए अच्छा यहाँ पे तो जो है वो बेसिकली लेडी फिंगर की बात हो रही है। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस। वो जो प्रोसेस होता है ना उसको नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। ठीक है, वो जो नेमिंग का प्रोसेस होता है उसको नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कलर चेंज कर लूं क्या? ब्लू ले ले? नहीं। चलो ठीक है, ब्लैक पे ही चलने देते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिज्म करेक्टली एंड नोइंग टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। यानी कि अब देखो, हमने नेमिंग तो कर दी, बट अगर मैं उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, यानी कि मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता ही नहीं पा रही हूँ जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से या उस पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड है, या उसको उसका एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि अच्छा ये तो पक्का यही होगा। ठीक है, अगर मैं वही नहीं कर पा रही हूँ या फिर मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, मान लो कि मुझे लेडी फिंगर का बोटानिकल नेम पता ही नहीं, ठीक है, इसका जो है वो बेसिकली मेरे को, अभी मैं बोटानिकल नेम पे नहीं जाती हूँ, एक टर्म मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, दैट इज साइंटिफिक नेम। ठीक है, मेरे को किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का साइंटिफिक नेम पता ही नहीं है। अब अगर मुझे साइंटिफिक नेम नहीं पता तो मेरे आसपास चाहे कोई भिंडी भिंडी भी कर रहा हो, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं पता चलेगा। इसलिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इसके अलावा ये जानना कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है
वो किस वो जो पर्टिकुलर नेम है वो किस ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है, उसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हमने कुछ बेसिक बातें करी। अब देखो यहाँ मैंने आपको एक ये छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, नॉमेनक्लेचर इज ओनली और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अगर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो नॉमेनक्लेचर कर पाना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है 1.7 टू 1.8 मिलियन नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। लोकल नेम्स के अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, लोकल नेम्स जो होते हैं इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं या इनका सॉल्यूशन क्या होता है, इन्हीं का सॉल्यूशन जो होते हैं दोज आर बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, दोज आर बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, ओके। अरे यार, चलो हाईलाइट करके देखते हैं, कई बार ये प्रॉब्लम देता है ना। हाँ ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, अब लोकल नेम्स जो है वो कंफ्यूजन कॉज करते हैं। इसी की वजह से क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उसको करेक्टली डिस्क्राइब किया जाएगा एंड उसको नॉमेनक्लेचर उसका किया जाएगा। दैट मीन्स उसको एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम। मेरा पेन टैबलेट या मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आप लोग को टाइम के साथ में पता चलेगा। खैर, प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम, ओके, उसी को हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, अब आप इतनी स्लाइड पढ़ लोगे आपका सारा ये ऊपर के थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, नाउ द रूल मेकर्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, यानी कि मैंने बताया ना अभी, ये जो साइंटिफिक नेमिंग है यानी कि जो नॉमेनक्लेचर है उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉर्मुलेट करे गए। उन रूल्स को किसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं, उनको इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये सारा हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर ये अभी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। साइंटिफिक नेम्स फॉर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये देखो ध्यान से समझना, ये जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नेम होता है ना, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। स्टडी ऑफ प्लांट, सभी के लिए आपने एक बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। प्लांट स्टडी जो होती है वो जो बायोलॉजी की फील्ड होती है उसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं। जो बच्चों को जो है वो मुश्किल लगती है या फिर बोरिंग लगती है, और मैं वही पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी आप लोग को भी बोरिंग ना लगे। एनिमल्स की जो स्टडी हम लोग करते हैं वो जो ब्रांच होती है दैट इज जूलॉजी। अब ये जो प्लांट्स की नेमिंग की जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स जो वो बोटेनिकल स्पीशीज है उनकी नेमिंग जो की जाएगी वो किसके अंडर की जाती है, वो की जाती है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखो मैंने यहाँ पर ना फॉर के ऊपर मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ अच्छे से, अभी आपको बताऊंगी क्यों। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है, अब वो ह्यूमन बीइंग्स जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, दे हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICZN भी बोला जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ। डेफिनेशन जो है वो नीट एग्जाम में भी पूछी जाती है। अगर आपसे ICBN पूछा एंड वहां पे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर आप करके आए ना, आपको -1 हो जाएगा, वहां पर +4 नहीं होगा, -1 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने जो है ये बात का ध्यान रखना है, जहां पे फॉर है वहां पे आप फॉर लगाएंगे, जहां पे ऑफ है वहां पे आप ऑफ लगाएंगे, बिकॉज दीज आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी जिनके साथ में आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर और ऑफ सेम नहीं होगा। जहां पे फॉर है वहां पे आपने फॉर ही लगाना है, जहां पे ऑफ है वहां पे आपने ऑफ लगाना है। ठीक है, तो फुल फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फुल फॉर्म्स है ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मैंने ऊपर वो स्ट्रेंथ बताई है आपको ऑर्गेनिजम्स की, बायोडाइवर्सिटी की, वो रेंज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो है जो हमेशा ही पूछी जाएंगी मैं उनके बारे में आपको भी बताती चलूंगी साथ साथ में। ठीक है, नाउ द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है,
Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. They also ensure that such a name has not been used for any other organism. Now this is important. यानी कि ये जो नेम्स होते हैं ना इस तरीके से दिए जाते हैं, देखा जाता है, अच्छे से रिसर्च की जाती है कि यार ये जो पर्टिकुलर नेम है ये और किसी ऑर्गेनिज्म को तो नहीं दिया गया है ना. ठीक है, तो ये चीज का वहां पर पूरा जो है वो बेसिकली ध्यान रखा जाता है कि भाई अगर जो है पोटैटो का नेम सोलानम ट्यूबरोसम है, ठीक है, तो वो जो नेम है वो और किसी बायोलॉजिकल स्पीशीज का नहीं होना चाहिए, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी है, किसी का भी वो जो नेम है वो पर्टिकुलर नेम जो है वो नहीं होना चाहिए. चलो ठीक है यार, अब ये ऐसे हो गया तो आप इसको देख लेना. ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब देखो ये मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी अटैच कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ईच ऑर्गेनिज्म हैज स्ट्रिक्टली वन नेम ग्लोबली नेवर यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. इट सेट्स द एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया फॉर नेमिंग प्लांट्स. ठीक है, इसको हाईलाइट कर दूं. चलो, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इवॉल्व्ड बाय एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट फॉर नेमिंग एनिमल्स. ठीक है, चलो अब देख रहे हो आप, मैंने आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं है मैंने टेक्स्ट बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया. मैं चाहती थी आप दोनों चीजें एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लो. ठीक है, चलो, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. नाउ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि हम लोग नॉमेनक्लेचर की बेसिकली बात कर रहे हैं. ठीक है, मैं हर जगह लिखती चलूंगी, मेरी आदत है. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to organism. यानी कि कुछ universally accepted principles जो है वो biologists क्या करते हैं, वो follow करते हैं ताकि organisms की नेमिंग की जा सके. Each name has two components. ठीक है, हर नेम के दो कंपोनेंट होंगे. ठीक है, यानी कि एक जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इस एक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, पहला क्या होगा? पहला होगा द जेनेरिक नेम. अरे दूसरे कलर से करते हैं इसको. ठीक है, देखो मैं चाहूँ ना आपको पढ़ा सकती हूँ पीपीटी से, बट पीपीटी में ना इतना अच्छा एनोटेट नहीं होता, इसलिए मुझे बेस्ट लगता है. एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, यानी कि एक क्या होगा, बेसिकली जेनेरिक नेम होगा, यानी कि जीनस. ठीक है, एक जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा दैट विल डिनोट जीनस, एंड जो सेकंड होगा वो डिनोट करेगा स्पीशीज. अब जीनस और स्पीशीज क्या होता है ये भी हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा इट डिनोट्स. ठीक है, मान लो देखो एक साइंटिफिक नेम हम लोग ले रहे हैं मैंगो का, नीचे एग्जांपल दिया हुआ उसको भी मत देखो, बस इसको देखो, मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, जो मैंगीफेरा है इट इंडिकेट्स द जीनस नेम. ठीक है, इट इंडिकेट्स द जीनस नेम या फिर जेनेरा. ठीक है, एंड जो इंडिका है, ठीक है, जो इंडिका है, इसको ब्लू कर लेते हैं. इंडिका जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपीथेट. ठीक है, जीनस नेम या फिर स्पेसिफिक एपीथेट. ठीक है, अब ध्यान से देखो, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. वो सिस्टम through which or with the help of which we provide a name to an organism with two components, उसको binomial nomenclature बोला जाता है. and it was given by Carolus Linnaeus. very very important. okay, this point is very very important for you. ये जो Carolus Linnaeus थे, इनको कार्ल लिनेयस भी बोला जाता है, लिनेयस भी बोला जाता है. तो इन्होंने क्या किया था, ये जो कॉन्सेप्ट था ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो इन्होंने ही दिया था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नीचे भी वैसे तो मैंने लिख दिया. मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज और अ स्पेसिफिक एपीथेट.
ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। क्या सुंदर, अभी देखो आपकी स्लाइड्स लगे, क्या सुंदर नोट्स हो गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड गिवन बाय कैरलस लिनेयस। देखो क्या होता है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज, और ये क्या बना देता है, बायोलॉजिकल नेम बना देता है। क्या बनाता है, बायोलॉजिकल नेम। अब यहाँ पे देखो मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब देखो आपको लग रहा होगा यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, खैर उसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया था। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने देखा है यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नेम है, यहाँ पर इसको इटैलिक्स में उन्होंने लिखा हुआ है। इटैलिक्स में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये टाइप्ड है। ठीक है, ये यहाँ पर टाइप्ड है, या तो इटैलिक्स में होगा। अब आप लोग अगर टाइप नहीं करेंगे तो आप लोग इसको हैंड रिटन में अंडरलाइन करेंगे। हैंड रिटन में आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन नहीं करेंगे मेरे जैसी कुछ टीचर्स आपके मार्क्स काट देंगे। ठीक है, चलो। लिन जो है, दिस इज ऑथर साइटेशन, दिस इज फॉर लिनेयस, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन या इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था वो लिनेयस ने किया था। तो ऑथर साइटेशन क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि कौन से पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने वो स्पीशीज को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अभी आपको हर जगह नहीं लिखना होता, नॉर्मली आप लोग सिर्फ इतना ही नाम लिखते हैं, सब साइंटिस्ट के नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने साथ में बताया। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सम अनदर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ओके, रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव फॉर देयर ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन कोई भी है बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ठीक है, first word in the biological name represent the genus, while the second component represent the epithet. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। Both the words in biological name when hand written, ठीक है, when hand written they are separately underlined, ऐसा नहीं है साथ में अंडरलाइन कर दो, नहीं ऐसे नहीं करना, और printed in italics to indicate their Latin origin। ठीक है, अरे ओके, ठीक है, to indicate their Latin origin। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंगीफेरा का एम जो है वो क्या है, बेसिकली कैपिटल है, इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है। तो जो जीनस का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, जो स्पीशीज का नेम होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, चल। Name of the author appear after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form। ठीक है, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल किसका लिया, मैंगीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेयस। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक बार जो है ये डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली डायग्राम से आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो। The four rules of nomenclature, how to format a biological name perfectly. Origin क्या होगा, names are generally in latin and written in italics to show their Latin origin. Structure क्या होगा, ठीक है, word जो है वो basically word one जो होगा it denotes genus, word two denotes specific epithet। ठीक है, जब hand written होगा तो they are separately underlined and printed में क्या होगा, they will be in italics। जीनस का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीशीज का स्मॉल लेटर से स्टार्ट। ठीक है, चल, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब इसको देख लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर टू स्टडी देम ऑल वी डू क्लासिफिकेशन। देखो, क्या हम लोग सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग से पढ़ सकते हैं? अगर हम ऐसे पढ़ने बैठे ना तो बहुत टाइम जाएगा। क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सबके अंदर नहीं बट कुछ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, इन्हीं के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का आपको एक छोटा सा अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बताऊं, या आपने कोशिश की होगी, हम लोग क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का सिंपली अगर मैं आपको एक मतलब बताऊं तो दैट इज टू अरेंज। ठीक है, दैट इज टू अरेंज। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस
by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable कैरेक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो अभी क्या है ना, टेक्सोनोमी का बेसिस चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो भी आप में से शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे पहले हम लोग सिर्फ देखते थे। अभी मॉलिक्यूलर मार्कर्स की हेल्प से, ठीक है, बेसिकली टेक्सोनोमी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो आप लोग के अगर उस पे देखा जाए तो हम लोग कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, उनके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, wheat, rice, plants, animals etc are convenient categories to study organism। देखो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं। व्हीट और राइस प्लांट्स के अंदर आ रहे हैं, डॉग्स, कैट्स एंड मैमल्स एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं। डॉग्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स होंगे, कैट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैट्स होंगी, मैमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ होंगे। सो बेसिकली ये सभी जो है ना ये कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, सो हम लोग किस कन्वीनियंट कैटेगरी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वही क्या होता है बेसिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, साइंटिफिक नेम फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। ठीक है, देखो यहाँ पर हर एक जो है वो एक टैक्सा को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, टैक्सा का मतलब सिंपल भाषा में अगर लिखा जाए, टैक्सा का मतलब होता है कैटेगरी। ठीक है, वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो जो टैक्सा है वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। आपने यही नहीं समझना कि नहीं नहीं बस प्लांट जो है वो एक टैक्सा है, ठीक है, एनिमल्स का जो है वो एक टैक्सा है, वीट का तो टैक्सा नहीं है, ऐसा आपने नहीं सोचना। ठीक है, टैक्सा का जो लेवल है, ठीक है, टैक्सा जो है बेसिकली जो कैटेगरी का लेवल है ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। ठीक है, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, दे कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ plants also form a taxa, wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. This is very very important. ठीक है, hence based on characteristic all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy। यानी कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड यही जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है इसी को हम लोग टेक्सोनमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बारी ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजिंग द chaos, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैं अभी आपको बताऊंगी। चलो पहले सिस्टमैटिक्स देख लेते हैं फिर इधर आएंगे। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल development process and ecological formation of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। this point is very very important। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्या होता था, क्लासिकल टेक्सोनॉमी की अगर बात की जाए या बहुत बेसिक लेवल पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता था वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया जाता था। बट अब एक्सटर्नल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, उसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है ऑर्गेनिज्म का, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब जानना बहुत जरूरी है अभी। एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के। ठीक है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं उसको, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। this point is very very important। ठीक है, बाकी टर्म्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर। कैरेक्टराइजेशन वाज समथिंग न्यू जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, their diversity and also their relationship amongst them। ठीक है, यानी कि जब हम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं एंड उनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के साथ में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है,
बेसिकली सिस्टमैटिक्स के अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स भी स्टडी करते हैं, ठीक है। जो सिस्टमैटिक्स है ना, उसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स जो है अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको भी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलो, Linnaeus used Systema Naturae as the title of for his publication, ठीक है। चलो, systematic takes into account evolutionary relationships between organisms, very very important point। अब evolutionary relationships क्या होते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर बताऊं, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं टेक्सोनॉमी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है कि पास्ट के जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो किस तरीके से रिलेटेड है कुछ एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो उनके साथ में भी हम लोग स्टडी केयर करते हैं, उनके साथ में हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। तो जब टेक्सोनमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम लोग स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं। सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, हिस्टोरिकल नोट, Linnaeus published his work under the title Systema। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो, ये जो है बेसिकली हमने पार्ट 1 आपका यहाँ पर डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल, ठीक है। कल से हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को जो है वो स्टार्ट करेंगे। देख पा रहे हो कितने सुंदर नोट्स हैं, ठीक है। मैं पहली बार इतने सुंदर शायद नोट्स बनाए हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग बाकी का जो चैप्टर है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आई नो अभी आप लोग का बेसिक्स है, ठीक है, आप लोग की 11th जस्ट स्टार्ट हुई है, बट आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट्स है, देन प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके, एक अच्छा टीचर मिल सके। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.